नमस्कार सभी को, सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस.के सर में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते आ रहे हैं। कल के लास्ट वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के अंदर जो नदियों का एक जाल बिछा हुआ है उसको पढ़ना प्रारंभ किया। हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा राजस्थान की जो नदी प्रणाली है वो 3 भागों में बंटी हुई है। एक अंतः प्रवाह प्रणाली, दूसरी अरब सागर की नदियाँ और जो तीसरी नदियाँ हैं वो हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। ये हमने इसके अंदर एक चीज़ और देखी कि भी ये होता क्या है, अरब सागर की नदियाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी की नदी क्या है, अंतः प्रवाह प्रणाली क्या है। तो हमने इसमें पढ़ा कि भी कोई नदी अगर अपना जल अरब सागर के अंदर लेके जाती है तो वो नदी अरब सागर के तहत कहलाएगी। अगर कोई नदी अपना जल अगर बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती है तो वो नदी बंगाल की खाड़ी की नदी के तहत आती है। और कोई नदी अगर ऐसी है जो उद्गम के बाद में अपना जल न तो अरब सागर में लेके जा पाए और न बंगाल की खाड़ी में लेके जा पाए तो वो नदियाँ अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी कहलाती है। फिर हमने देखा राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं उनमें से 60% जो राजस्थान का जल ग्रहण है वो अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत है। 17% राजस्थान का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो अरब सागर के तहत है और वहीं पर 23% क्षेत्र राजस्थान का बंगाल की खाड़ी के तहत आता है। हमने जो हमारा कल के दिन कॉन्सेप्ट प्रारंभ किया वो था अंतः प्रवाह प्रणाली। सबसे पहले हमने ये देखा था भी राजस्थान की कौन सी नदियाँ अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत बहती है और उसमें से हमने एकमात्र नदी घग्गर का अध्ययन भी किया था जो अंतः प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी थी। इसी कॉन्सेप्ट को हमें आज के दिन आगे बढ़ाना है। अंतः प्रवाह प्रणाली का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके तहत हमें आज के दिन दूसरी नदी को अध्ययन करना है। और दूसरी नदी की बात करते हैं तो देखिए एक नदी जिसका नाम है काकनी नदी। काकनी नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आने वाली सबसे छोटी नदी है। कल हमने सबसे बड़ी नदी पढ़ी थी अंतः प्रवाह प्रणाली की घग्गर, जिसकी लंबाई आपने देखी थी 465 किलोमीटर थी, जिसका उद्गम हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियों से हो रहा था। अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में था, जिसके तहत हमारा हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ था, अनूपगढ़ शहर, सूरतगढ़ शहर, जिसके ऊपर बटनेर दुर्ग था, कालीबंगा सभ्यता थी, रंग महल सभ्यता थी, बिंजोर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर रही थी। और हमने पढ़ा पाकिस्तान में उसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता था, वहीं पर राजस्थान में उसका बहाव क्षेत्र नाली के नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ा था राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से अपना जल लेके आती है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिस नदी के बहाव क्षेत्र को वग्य क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, राइस बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे सरस्वती, मार्त, सोतर, नट, नाड़ी के उपनाम से जानते थे। उस घग्गर नदी का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज देखिए नदी का नाम है काकनी नदी। काकनी नदी की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध अगर आप डायग्राम लेके बैठे हो तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसलमेर जिले के अंदर इस नदी का संबंध है, एकमात्र जिला है जिससे इस नदी का संबंध है और नदी का नाम है काकनी नदी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। जैसलमेर से आपकी ये नदी कंप्लीट हो जाएगी। जैसलमेर जिले में 3 हमने ड्रॉप बनाए और तीनों को आपस में मिलाया तो नदी की रूपरेखा देखिए। सबसे पहला पॉइंट कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की बात करते हैं तो नदी का नाम देखिए, कैसे ही काकनी नदी है और कैसे ही कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? कोटड़ी गांव की पहाड़ी। और कोटड़ी पहाड़ियों का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि जैसलमेर में जो कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ पड़ती है वहाँ से काकनी नदी का उद्गम होता है। ये पहाड़ियों में मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, तो ध्यान रखना। काकनी नदी, कैसे काकनी और कैसे ही कोटड़ी, कैसे काकनी और कैसे ही कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कुछ दूर बहने के बाद इसके ऊपर जैसलमेर में ही एक झील बनी हुई है जिसका नाम है बुज झील, जो कंपटीशन में पिछले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था। बुज झील राजस्थान के किस नदी के किनारे बसी हुई है?
तो जो बुध झील है वो इसी काकनी नदी के ऊपर बनी हुई है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में एक गांव पड़ता है जिसकी बात करते हैं तो रूपसी गांव, गांव का नाम क्या है, रूपसी गांव, जैसलमेर के तहत आता है ये। वो रूपसी गांव जो है यहाँ पर एक झील बनी हुई है इस नदी के ऊपर जिसका नाम है बुध झील। ध्यान रखो, बुध झील जो है ये एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान के अंदर जब हम झीलों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, एक खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। और बुध झील है वो मीठे पानी की झील के तहत आती है। तो देखिए झील कैसी है, मीठे पानी की। आप यहाँ से याद रखिए बुध झील कैसी है, मीठे पानी की। तो इसका अंतिम स्थान भी कौन सा है, मीठड़ी गांव। इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, मीठड़ी गांव। और मीठड़ी गांव कहाँ पे आ जाएगा, फिर जैसलमेर के अंदर। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने, आपकी ये नदी क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काकनी नदी उद्गम है कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ। इसी नदी के ऊपर रूपसी गांव जैसलमेर में बुध झील बनी हुई है जो कि एक मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखें। और इस नदी का अंतिम बिंदु कौन सा है, मीठड़ी गांव जैसलमेर, यहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और कि इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 17 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है। और लंबाई अगर 17 किलोमीटर है तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है कि राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी कौन सी है, काकनी नदी है, जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है। देखिए नदियों का जो जाल है, आप टोटल नदियों की लेंथ याद नहीं रख सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान जरूर रखिए कि अंतः प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अरब सागर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। बंगाल की खाड़ी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। या राजस्थान की, वो संपूर्ण राजस्थान की ही पूछ ले तो सबसे बड़ी कौन सी है। ये कम से कम लंबाइयों को लेकर 7 या 8 क्वेश्चन हमें ध्यान होने चाहिए ताकि हमारा काम चल जाए। तो ध्यान रखना, इस नदी की लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है। और 17 किलोमीटर की वजह से इसे हम कहते हैं अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली की क्या है, ये सबसे छोटी नदी जो मात्र 17 किलोमीटर में है। इसके अलावा ध्यान रखना, काकनी के 2 उपनाम। इसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उपनाम। उपनामों की जब बात करते हैं तो इसे काकन्य व मसूरदी के उपनाम से जाना जाता है। इसे किन नामों से जाना जाता है, काकन्य व मसूरदी के उपनाम से जानते हैं। ये अब बड़ा इजी लग रहा होगा, छोटी सी नदी है काकनी, परंतु बिल्कुल हूबहू एक ऐसा ही नाम मिलता हुआ आता है, कांतली। और कांतली और काकनी ये 2 अलग अलग नदियां हैं। कांतली के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसे हम पढ़ेंगे सिक्कर और झुंझुनू के तहत। उसका संबंध सिक्कर और झुंझुनू शेखावाटी प्रदेश से है। और उसके भी 2 नाम आपको पढ़ने को आएंगे। कांतली के दो नाम पढ़ते, वो है कांटली और मौसमी नदी। और ये उपनाम जो है ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं कौन से किसके उपनाम हैं। अब ये बड़ा इजी लग रहा है, सामने लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। देखो काकनी नदी है, उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर की पहाड़ियों से। इसी के ऊपर बुध झील बनी हुई है रूपसी गांव जैसलमेर में, जो मीठे पानी की झील है। यह मीठड़ी नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है, जो अंतः प्रवाह प्रणाली की क्या है, सबसे छोटी नदी है। और काकनी नदी को काकनी व मसूरदी के उपनाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी काकनी नदी के बारे में बातें होती है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए तीसरी अगर हम नदी की बात करते हैं तो तीसरी नदी का नाम अभी हमने नाम लिया था कांतली नदी। नदी का नाम क्या है, कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में देखिए, कहाँ से उद्गम है, कहाँ पर विलुप्त होती है, क्या क्या इसके ऊपर आपको पढ़ना है जो याद रखना पड़े। कांतली नदी के अगर आपको पढ़ना है तो आप राजस्थान के 2 जिलों का अध्ययन कर लीजिए। एक तो राजस्थान का जो अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ जिला है जिसको हम कहते हैं सिक्कर। राजस्थान का अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ जिला कौन सा है, सिक्कर। और इसी सिक्कर के ऊपर जो राजस्थान का जिला बसा हुआ है वो है झुंझुनू। राजस्थान का इसके ऊपर जो जिला बसा हुआ है वो कौन सा है, झुंझुनू। 2 जिले ध्यान में रखिए, एक तो हमारा कौन सा, सिक्कर, और दूसरा हमारा कौन सा,
झुंझुनू, ये हमारे 2 जिले। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये नदी पता चल जाएगी। अब देखिए कांतली नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो होता है वो सिक्कर से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिक्कर से। सिक्कर से उद्गम होने के बाद में यह सिक्कर और झुंझुनू में बहती हुई झुंझुनू के अंदर ही समाप्त हो जाती है, यहाँ पर अंतिम स्थान। अभी हम बात करेंगे उद्गम कहाँ से हुआ, समाप्त कहाँ पे होती है। सिर्फ आप एक बार रूपरेखा देखिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। यहाँ से तो इसका क्या हो रहा है? उद्गम। सिक्कर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। और इसका अंतिम स्थान कौन सा है? ये झुंझुनू के अंदर, यहाँ पर आकर ये समाप्त होती है, ये है इसका अंतिम स्थान। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस कांतली नदी के किनारे सिक्कर में एक सभ्यता विकसित हुई थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही इसी नदी के किनारे झुंझुनू के अंदर भी एक सभ्यता विकसित हुई थी। ये 4-5 पॉइंट हमें ध्यान से पढ़ने हैं, ये हमारी नदी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। कांतली नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ी, जब मैंने पहाड़ी भाग पढ़ाए थे राजस्थान के तब मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? सिक्कर में। खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी का क्या है? उद्गम। या आप सीधा इस प्रकार से 1-2 बार ऐसे कीजिए, खंडेला मंडेला खंडेला मंडेला। आप 2-4 बार ऐसे करोगे तो आपको सामने चीज़ क्या आएगी कि खंडेला से उद्गम होता है, मंडेला में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त। झुंझुनू का मंड्रेला नामक स्थान पड़ता है, कस्बा है एक मंड्रेला, और यहाँ पर आकर यह नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे पुराने एडिशन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये मिलेगा अंतिम स्थान का इसका चूरू के अंदर राजगढ़ तहसील दिखाया जाएगा। चूरू की राजगढ़ तहसील इसका अंतिम स्थान बताया जाता है, जो कि प्राचीन समय के अंदर था। वर्तमान में इसका जो अंतिम स्थान है वो कौन सा है? मंडेला। और मंडेला कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से, और अंतिम स्थान कौन सा है? मंडेला, झुंझुनू के अंदर। अब देखिए इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के मुहाने विकसित हुई? तो नदी कौन सी है? कांतली। गणेश्वर सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो जिला कौन सा है? सिक्कर। खास बात क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। हमसे क्वेश्चन आता था कि प्राचीन ताम्बर नगरी किसे कहा जाता है? प्राचीन ताम्बर नगरी के नाम से किसे जानते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा ये रहता था, और हम आंसर देते थे आहड़ उदयपुर। किसको? आहड़ उदयपुर को। इसे कहते थे प्राचीन ताम्बर नगरी। अब आता है नवीनतम ताम्बर नगरी किसे कहा जाता है? नवीनतम ताम्बर नगरी किसे कहा जाता है? और इसका आंसर क्या बनता है? गणेश्वर सिक्कर। इससे क्या कहते हैं? नवीनतम ताम्बर नगरी किसे कहते हैं? गणेश्वर। और गणेश्वर सिक्कर के अंदर जो सभ्यता विकसित हुई यहाँ से। तो ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सिक्कर जिले से। नवीनतम ताम्बर नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये डाल दे कि ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी, ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? ताम्बर युगीन सभ्यता की जननी तो भी किसे कहते हैं हम? गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो वो सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे, जिसका संबंध कहाँ से है? सिक्कर से। आपको जब इस सभ्यता के अंदर हिस्ट्री में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का आएगा यहाँ से सर्वाधिक 400 मछली, उसके मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए थे, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, ऐसे औजार जो तांबे से बने हुए थे वो आप पढ़ोगे इस सभ्यता के अंदर। तो ज़्यादा हम हिस्ट्री की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसी के किनारे, इसी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है? सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो नदी कौन सी है? कांतली। और सुनारी सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो जिला कौन सा है? झुंझुनू। ठीक है जी। इसके बाद में अंतिम कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है कि
कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये जो बहाव क्षेत्र है इसका, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को, ये वाला जो इसका बहाव क्षेत्र है, जितनी दूरी में ये बहती है, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस नदी की टोटल लेंथ कितनी, तो टोटल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। इस नदी को किन किन उपनामों से जानते हैं? उपनाम, उपनामों की जब बात करते हैं तो इस नदी को कहा जाता है कांटली नदी, कांटली व मौसमी। इसे क्या कहा जाता है? कांटली व मौसमी नदी के उपनाम से जानते हैं। तो ये आपके कांतली नदी के अंदर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। रिपीट करता हूँ दोबारा से, फोकस रखिएगा अपना। देखिए, कांतली नदी उद्गम कहाँ से हुआ? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। उद्गम होने के बाद में सीकर और झुंझुनू में बहती हुई झुंझुनू के मंडेड़ा नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए कि इस नदी के किनारे, यानी कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के। कांतली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। सीकर में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? नवीनतम ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ही क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि कांतली नदी के किनारे झुंझुनू के अंदर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सुनारी सभ्यता। फिर देखिए कि कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। फिर कांतली नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर। कांतली नदी को किन किन उपनामों से जानते हैं? तो उपनाम एक तो कांटली और दूसरा कौन सा? मौसमी। कांटली और मौसमी के उपनाम से जानते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना, अगर आपको ये पूछ ले कि झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो भी कौन सी हो जाएगी? कांतली। क्योंकि झुंझुनू को देखिए, ये हमारा, ये मैं मिटा रहा हूँ, नदी की रूपरेखा देखिए सिर्फ, ये हमारा झुंझुनू जिला है ऊपर का, और झुंझुनू का आधा भाग तो यहाँ पे ये रह गया और आधा भाग क्या रह गया? ये वाला। झुंझुनू के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, 2 भागों में बांट देती है, इसलिए हम कहते हैं झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। तो ये हमारे 2 नदियाँ काकणी और कांटली के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसके बाद में जब हम बाकी बात करते हैं कि राजस्थान की अन्य नदियाँ, तो राजस्थान की कुछ जो अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ हैं वो अपना जल सांबर झील में लेके जाती है। तो सांबर झील, एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील के तहत सांबर झील में नहीं डालती है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सांबर झील के बारे में थोड़ा सा देखना। ये हमारे, जब भी आप राजस्थान का नक्शा देखोगे तो आपको जैसे ये 3 जिले ध्यान से देखने हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये बना हुआ दिखाई देगा। हम अगर बात करते हैं तो ऐसे, यहाँ पर ये ज़िला जो आपका है वो है नागौर ज़िला। नागौर के पास में यहाँ पर जो ज़िला है वो कौन सा है? जयपुर। और यहाँ पर जो ज़िला है वो कौन सा है? अजमेर। सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप जब नागौर और जयपुर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको नक्शे में एक छोटा सा इस प्रकार से बिंदु उठा हुआ दिखाई देगा। जब भी नक्शे को बारीकी से देखोगे तो आपको इस प्रकार से एक डब्बा बनाई दिखाए। यही जो डब्बा बना हुआ है इसे हम कहते हैं सांबर झील। इसे किस नाम से जानते हैं? सांबर झील। यह आपकी कौन सी झील है? सांबर झील। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सांबर झील का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 3 जिलों में है, नागौर, जयपुर और अजमेर। ये 3 जिलों के अंदर फैली हुई राजस्थान की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हम पढ़ते हैं सांबर झील स्थित है, तो हम कहते हैं फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जयपुर। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जयपुर, मात्र जयपुर के अंदर आती है। सांबर झील स्थित है तो फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में।
सांबर झील का विस्तार है तो राजस्थान के 3 जिलों में, जयपुर, नागौर और अजमेर, 3 जिलों के अंदर ये फैली हुई झील है। अब देखिए इस झील के अंदर क्या है, कुछ नदियाँ अपना जल लेके आती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर कौन सी नदी है, जैसे मेंथा नदी है। मेंथा नदी अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है और अपना जल किस में लेके आती है, सांबर झील में। मेंथा के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेंथा रूपनगढ़ नदी, मेंथा है रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ भी अपना जल किस में लेके आती है, सांबर झील के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं तो खारी नदी है, खारी नदी भी अपना जल किस में लेके आती है, इस सांबर झील के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है तुरमती नदी, तुरमती नदी, और तुरमती नदी भी अपना जल कहाँ पे लेके आती है, यहाँ पर सांबर झील के अंदर। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरमती, एक नदी खंडेला और नदी आ जाती है, वो भी अपना जल किस में डालती है, यहाँ पर सांबर झील के अंदर। तो देखिए जैसे तुरमती और खारी है, इनका कोई ज़्यादा वर्णन नहीं है, परंतु ये जो 2 नदियाँ हैं मेंथा और रूपनगढ़, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अंतः प्रवाह प्रणाली की ये नदियाँ हैं, जैसे वो हमसे पूछ ले, यहाँ से इन 2 नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से है। खारी नदी जो हम पढ़ेंगे, एक हमें पढ़ने को आएगी, राजसमंद के अंदर बिजराल गांव की पहाड़ियों से एक खारी नदी का उद्गम होगा, जो बनास की सहायक नदी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अध्ययन करना। यहाँ वाली खारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से देखिए एक बार, मेंथा नदी है ना, मेंथा का उद्गम जो होता है वो होता है जयपुर से। जयपुर में हम यहाँ से अगर माने कि जयपुर के अंदर यहाँ से इसका उद्गम हुआ, जयपुर में बहने के पश्चात ये नागौर में गई, यहाँ पर नागौर में आई, और नागौर से अपना जल कहाँ पे लेके आ गई, सांबर झील में। तो हम अब देखिए कहाँ से कि ये नदी कौन सी है हमारी, मेंथा नदी, नदी का नाम क्या है, मेंथा। उद्गम कहाँ से हुआ, तो M फॉर मेंथा और M फॉर मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। उद्गम कहाँ से होता है, मनोहर थाना दुर्ग से होता है, और ये कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से है, मनोहर थाना दुर्ग से है। मेंथा मनोहर थाना दुर्ग से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यह जयपुर में बहती हुई नागौर में जाती है, और नागौर से होती हुई कहाँ पे आती है, सांबर झील में। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि इस नदी के किनारे, मेंथा नदी के किनारे नागौर में एक जैन तीर्थ बढ़ता है, जिसका नाम है लुणवा जैन तीर्थ। कौन सा तीर्थ बढ़ता है, लुणवा जैन तीर्थ। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जैनियों का जो ये तीर्थ है लुणवा जैन तीर्थ किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो वो नदी कौन सी है, मेंथा। और लुणवा जैन तीर्थ राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, तो वो जिला कौन सा है, नागौर। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहर थाना दुर्ग जयपुर से। आपको न लंबाई याद रखनी है, न कोई और पॉइंट है, मात्र 2 चीज़ें याद रखनी है। मेंथा का उद्गम कहाँ से, मनोहर थाना दुर्ग जयपुर से। जयपुर और नागौर से बहती हुई कहाँ पे आ गई, सांबर झील के अंदर। सांबर झील के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मेंथा नदी के ऊपर नागौर में एक तीर्थ बढ़ता है, वो कौन सा है, लुणवा जैन तीर्थ। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लुणवा जैन तीर्थ किस नदी के किनारे लगता है, तो वो नदी कौन सी है, मेंथा। लुणवा जैन तीर्थ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो जिला कौन सा है, नागौर। क्लियर, बस। अब ध्यान दीजिए, एक नदी जो हमारी कौन सी है, रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वो अजमेर से होता है। अजमेर के अंदर ये नदी उद्गम होती है। अजमेर से उद्गम होने के बाद अजमेर में ही बहती हुई अपना जल कहाँ पे ले आती है, सांबर झील में। बस आपको मात्र और मात्र क्या याद रखना है, रूपनगढ़ का उद्गम। तो रूपनगढ़ का जो उद्गम है वो होता है अजमेर के एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कुचिल। कुचिल नामक स्थान से इसका क्या होता है, उद्गम। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से है, कुचिल नामक स्थान से। और कुचिल नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। या ऐसे याद रख लो, रूप तो कुचला हुआ है, रूप तो कैसा है, कुचला हुआ है। तो रूपनगढ़ और कुचला यानी कुचिल नामक स्थान से उद्गम होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान रखना, जो अनेकों एग्जामों में अब तक पूछा जा चुका है। इस रूपनगढ़ नदी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है। रूपनगढ़ नदी के ऊपर अजमेर के अंदर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सलेमाबाद। शहर का नाम क्या है, सलेमाबाद। एग्रीकल्चर में पूछा गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, पीछे रीट के अंदर भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। सलेमाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो नदी तो कौन सी है, रूपनगढ़।
सलेमाबाद पड़ता कहाँ पे है? तो अजमेर के अंदर। खास बात क्या है कि राजस्थान के अंदर जब आप संप्रदाय का टॉपिक का अध्ययन करोगे, राजस्थान में संत और संप्रदाय को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक संप्रदाय जिसका नाम आता है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय, जिसके संस्थापक निम्बकोचार्य के बारे में आप पढ़ोगे। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कौन सी है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कौन सी है? सलेमाबाद। निम्बारक संप्रदाय की क्या है? ये प्रधान गद्दी है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कौन सी है? सलेमाबाद। और यह जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी कौन सी है? रूपनगढ़। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो नदी कौन सी है? रूपनगढ़। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी है कौन सी? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पे है? तो अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। तो ये इस प्रकार से दो नदियाँ छोटी छोटी, पहली आपकी मेंथा उद्गम मनोर थाना दुर्ग जयपुर से, एकमात्र याद रखिएगा नागौर में मेंथा नदी के किनारे लुणवा जैन तीर्थ बढ़ता है। वहीं पर रूपनगढ़ नदी उद्गम अजमेर के कुचिल नामक स्थान से, इस नदी के किनारे सलेमाबाद शहर स्थित है जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। अब देखिए इसके अलावा छोटी छोटी एक दो नदियाँ और बसती है अंतः प्रवाह प्रणाली की, वो देखते हैं। फिर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट होता है कि भी कौन सी नदियाँ हैं अंतः प्रवाह प्रणाली की, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर खत्म होती है। एक नदी जिसका नाम है रूपारेल नदी। नदी का नाम क्या है? रूपारेल। नदी का नाम है रूपारेल नदी। इसके बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली बार कांस्टेबल पुलिस का भी क्वेश्चन ले लीजिए। अगर किसी बच्चे को इस नदी का उद्गम का पता था तो उसने एक क्वेश्चन कर दिया था कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा गया था उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयनाथ पर्वत जहाँ पर भी है राजस्थान के जिस जिले में, उसी उदयनाथ पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। जिसको इस नदी के उद्गम का पता था उस बच्चे को ये पता था कि वो उदयनाथ पर्वत कहाँ पे पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है ज्योग्राफी के अंदर, ध्यान रखिएगा। रूपारेल नदी, रूपारेल की बात करते हैं तो राजस्थान के दो जिलों का संबंध इस जिले, एक तो हमारा राजस्थान का जो अलवर जिला है और दूसरा जो हमारा राजस्थान का भरतपुर जिला है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर, हमारे अलवर जिला और दूसरा कौन सा? भरतपुर जिला। ये जो दो जिले हैं इनका संबंध इस नदी से है। देखिए सबसे पहले इस नदी का जो उद्गम है वो होता है अलवर से। अलवर की तहसील जो पड़ती है थाना गाजी तहसील, थाना गाजी तहसील बोल देते हैं हम, या हम इसके कहेंगे कि अलवर के उदयनाथ पर्वत से, कौन से पर्वत से? उदयनाथ पर्वत से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो रूपारेल नदी का उद्गम अलवर की थानागाजी तहसील या उदयनाथ पर्वत से, उद्गम होने के बाद में अलवर भरतपुर में बहती हुई, भरतपुर के अंदर ही कुशलपुर नामक स्थान पड़ता है। भरतपुर के कुशलपुर नामक स्थान पर आकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर कुशलपुर में आके क्या हो गई? विलुप्त। और ये कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। बहुत ही शानदार ये नदी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। सिर्फ पहले दो चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले उद्गम कहाँ से हुआ? तो थानागाजी तहसील उदयनाथ पर्वत से। उद्गम कहाँ से हुआ? थानागाजी तहसील उदयनाथ पर्वत से। अंतिम बिंदु कौन सा है? कुशलपुर अंतिम स्थान है जो कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में। मात्र अलवर और भरतपुर दो ही जिलों से संबंधित ये रूपारेल नदी। अब देखिए भरतपुर के अंदर जैसे ही ये नदी आती है तो भरतपुर के अंदर इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई। जो सभ्यता कौन सी है? नूह सभ्यता। नूह सभ्यता क्वेश्चन पूछा भी गया था। नूह सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो कौन सा जिला है? भरतपुर। और नूह सभ्यता राजस्थान की किस नदी पर विकसित हुई? तो वो नदी कौन सी है? रूपारेल। रूपारेल नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, कौन सी? नूह सभ्यता। थोड़ा सा आगे चलते ही भरतपुर के अंदर जो फंवारों की दृष्टि से प्रसिद्ध महल है जिसे हम कहते हैं डिग के महल। कौन से महल? डिग के महल। डिग महल भरतपुर के अंदर पड़ते हैं।
अपने फुहारों की दृष्टि से प्रसिद्ध महल राजस्थान के कौन से हैं? डिग के महल, भरतपुर के अंदर। और ये जो डिग के महल हैं, उन्हें जल की व्यवस्था करवाने वाली, जो इनके अंदर हम देखेंगे, अगर कभी आपको इन महलों के अंदर जाने की व्यवस्था देखने को मिलेगी, जब जाते हो तो देखिएगा यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो महल है, इनके अंदर फुहारा दृष्टि हमेशा 24 घंटे जो जल चलता रहता है, वो जल की व्यवस्था इनको कौन कराती है? रूपारेल नदी करवाती है। तो नूह सभ्यता इसके किनारे है, डिग के महल इस नदी के किनारे स्थित हैं। फिर जैसे ही भरतपुर के अंदर आए तो भरतपुर के अंदर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सीकरी बांध, सीकरी बांध। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, सीकरी बांध राजस्थान की किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। और सीकरी बांध राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है? तो वो जिला कौन सा है? भरतपुर। फिर थोड़ा सा जैसे ही आगे चले तो इसके ऊपर एक झील बनाई गई जिसका नाम है मोती झील। झील का नाम क्या है? मोती झील, मोती झील। और मोती झील की बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। इस व्यक्ति के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसी सूरजमल जाट को हम कहते हैं जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो कहा जाता है इस शासक को, जाटों का अफलातून शासक या जाटों का प्लेटो सूरजमल जाट ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? मोती झील का निर्माण। और मोती झील किस नदी के किनारे विकसित है? रूपारेल नदी के ऊपर बनी हुई है। और मोती झील का संबंध कहाँ से है? तो भरतपुर जिले से है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मोती झील से आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, और वो झील कौन सी है? मोती झील है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, वो कौन सी है? मोती झील। जो कहाँ पे बनी हुई है? रूपारेल नदी पर, भरतपुर में। और निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से है? थानागाजी तहसील, उदयनाथ पर्वत से। अलवर से निकलने के बाद में भरतपुर में बहती हुई भरतपुर के कुशलपुर नामक स्थान पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नूह सभ्यता विकसित हुई। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में डिग के महल बने हुए हैं। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। रूपारेल नदी के किनारे मोती झील बनी हुई है जिसका निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने, जिन्हें हम कहते हैं जाटों का प्लेटू। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना, उपनाम। उपनाम रूपारेल नदी को ध्यान रखना, वराह नदी, बारह नदी, वराह नदी, बारह नदी और लसवारी के उपनाम से जानते हैं। ये इसके उपनाम, वराह नदी, बारह नदी और लसवारी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। बारह, बराह, लसवारी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हमारी अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आने वाली नदी रूपारेल। अब एक नदी और बचती है अंतः प्रवाह प्रणाली की, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल के दिन हम अरब सागर की नदियों को प्रारंभ कर लेंगे। तो अंतिम जो नदी है उसका नाम है साबी नदी। अंतः प्रवाह प्रणाली की जो अंतिम नदी है उसका नाम क्या है? साबी। साबी नदी की बात करते हैं, हमारी नदी का नाम क्या है? साबी, साबी नदी। इसकी जब बात करते हैं तो देखिए इसका संबंध राजस्थान के दो जिलों से। इसका उद्गम होता है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। उद्गम होने के बाद में यह जयपुर से अलवर और अलवर से आगे चली जाती है हरियाणा के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उद्गम जयपुर में कहाँ से हुआ। जयपुर से होने के बाद में ये इस प्रकार से अलवर में बहती हुई जो हरियाणा के नसबगढ़ तहसील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये हमारा ज़िला कौन सा है? जयपुर। और ये हमारा ज़िला कौन सा? अलवर। राजस्थान के इन दो जिलों से इसका संबंध है। नदी का नाम है साबी नदी। आइए जुड़िएगा। देखिए अलवर में सैफ और साबी और S4 ही सेवर की पहाड़ी। S4 साबी नदी और S4 ही है सेवर की पहाड़ी। उद्गम कहाँ से हुआ? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका है वो यही है, S4 साबी, S4 सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। साबी नदी का उद्गम कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से।
यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह जयपुर और अलवर से बहती हुई हरियाणा की नजफगढ़ जो तहसील पड़ती है नजफगढ़, जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग का जन्म हुआ था, वही नजफगढ़ का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेट अगर आप देखते हो तो ये नजफगढ़ जो पड़ता है, यहाँ पर एक झील पड़ती है पटौदी झील। नजफगढ़ के अंदर झील कौन सी है? पटौदी झील, और इस झील में जाकर ये समाप्त हो जाती है। साबी नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, और अंतिम स्थान कौन सा है? नजफगढ़, यानी पटौदी झील में जाकर ये समाप्त होती है। एकमात्र चीज़ और ध्यान रखना कि इस नदी के किनारे जयपुर के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम क्या है? जोधपुरा सभ्यता। अब कई बार जब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जोधपुरा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ऑप्शन के अंदर ये नाम देखकर ऐसे लगता है भी जोधपुरा तो जोधपुर से होगी। ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता है उसका संबंध राजस्थान की कौन सी नदी से है? तो वो नदी कौन सी है? साबी नदी। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? साबी नदी के किनारे। और जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं किस जिले से संबंध रखती है, तो वो जिला कौन सा है? जयपुर जिला है, यहाँ से इसका संबंध है। देखिए, हाथी दांत के अवशेष मिले थे यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता के अंदर। जब आप हिस्ट्री के अंदर जाके पढ़ोगे तो हाथी दांत के अवशेष किस सभ्यता से मिले थे? तो वो सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता, जिससे हाथी दांत के अवशेष मिले थे। ये हमारे राजस्थान के अंदर अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आने वाली जो सभी नदियाँ हैं, उन नदियों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने घग्गर को पढ़ा, फिर कांकली, कांतली, मैंथा को पढ़ा, रूपनगढ़ नदी के बारे में देखा, रूपारेल नदी के बारे में अध्ययन किया, और अंतिम जो हमारी नदी है साबी नदी के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये हमारा अंतः प्रवाह प्रणाली का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, उसके बारे में भी ध्यान रखना। एक बार पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि राजस्थान की किन दो नदियों के द्वारा बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी? 2005-6 के अंदर और फिर 8 के अंदर बाड़मेर के अंदर बाढ़ आ गई थी। तो बाड़मेर में वैसे तो बाढ़ आने का अधिकतर जो कार्य करती है वो लूणी नदी करती है। लूणी नदी का जो सबसे नीचा स्थान है बालोतरा, वो बाड़मेर में पड़ता है, और उसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। परंतु दो नदियाँ हैं, एक का नाम है रोहिला नदी और एक का नाम है निमाड़ा नदी। मैं नाम लिख देता हूँ, नोट लगा के आप कर लीजिएगा इसको नोट। एक तो नदी का नाम है निमाड़ा या नीमड़ा नदी, और एक का नाम है रोहिला नदी। रोहिला, निमाड़ा और रोहिला, ये दो नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं, निमाड़ा और रोहिला। इन दो नदियों की वजह से बाड़मेर के कवास क्षेत्र में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चे देख रहे थे भी ये नदियां कहाँ से आ गई। तो ये ध्यान रखना, दो सीधी नदियों के नाम याद रखना। एक तो नदी का नाम है नीमड़ा और दूसरा है रोहिला नदी। नीमड़ा और रोहिला नदियों की वजह से बाड़मेर के कवास क्षेत्र में क्या आई थी? बाढ़ आई थी, बाढ़ का प्रकोप बना था। अब जो हमारा जो नदियों का जाल है वो अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आने वाली जो नदियां थी उनकी हमने बात की, कौन सी नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आती है। तो अब देखिए, हम एक बार सारी नदियों के नाम लिखते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। हमारा ए नंबर चैप्टर चल रहा था अंतः प्रवाह प्रणाली। अंतः प्रवाह प्रणाली ये हमने पढ़ा है, अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ। हमने कौन सी नदी का अध्ययन किया? तो हमने यहाँ पर एक नदी का अध्ययन किया जिसका नाम क्या था? घग्गर। दूसरा हमारी यहाँ पर कौन सी नदी है? काकनी, इसको हम पढ़ चुके हैं। तीसरी हमारी कौन सी है? कांतली, इसको हमने पढ़ा, कांतली। चौथी हमने अभी एक लास्ट में एंडिंग में पढ़ी थी, नदी का नाम क्या था? साबी नदी। इसके अलावा हमने यहाँ पे रूपारेल, कौन सी नदी का अध्ययन किया? रूपारेल नदी का। इसके अलावा हमने कौन सी नदी को पढ़ा है? रूपनगढ़। कौन सी नदी के बारे में अध्ययन किया है? रूपनगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूपनगढ़, मैंथा, कौन सी नदी? मैंथा। इसके अलावा देखिए तुरमती नदी है, तुरमती, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, तुरमती है। खारी है, खारी, खंडेला, खारी नदी, खंडेला नदी। ये जो नदियां हैं 10 नदियां, ये किसके तहत आती है? अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत आती है।
आपको ये नदी यहाँ पर ज़्यादा याद नहीं रखनी है, खारी और खंडेला, क्योंकि खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी की एक प्रमुख नदियों में आती है। खारी वहाँ पे पढ़ने को आएगी। तुरमती का कोई अध्ययन नहीं है, न खंडेला का कोई अध्ययन है। तो ये नदियाँ 3 तो ऐसे ही छूट गई। इसके अलावा ये 7 नदियाँ हैं जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब ये मैंने इसलिए बनाया है कि अभी देखो, अगर अब आपका सब्जेक्ट क्लियर है तो जो क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह प्रणाली की नहीं है, तो वो चीज़ अब आप कर पाते हो। कभी कौन सी नदी अंतः प्रवाह प्रणाली की नहीं है। अब एक डाउटफुल नदी यहाँ पर कौन सी रह गई है, बाणगंगा। ये एक ऐसी नदी है जो डाउटफुल है, कभी इसे किस में शामिल किया जाए, बंगाल की खाड़ी में शामिल किया जाए या अंतः प्रवाह प्रणाली में शामिल किया जाए। अब जो बुकें हैं, कुछ बुकें इसे अंतः प्रवाह प्रणाली के तहत पढ़ाती है और कुछ बुकें इसे बंगाल की खाड़ी के रूप में पढ़ाती है। तो ये हमारी जब नदी हम पढ़ेंगे बाणगंगा, तब हम अध्ययन करेंगे कि भी ये डाउटफुल कैसी है, क्यों इसे हम अंतः प्रवाह प्रणाली में भी शामिल करते हैं और क्यों इसे हम बंगाल की खाड़ी के अंदर भी शामिल करते हैं। तो ये हमारे जो नदियों का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है अंतः प्रवाह प्रणाली का। तो सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से वो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और सभी बच्चों से फिर से मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को बताइए। और कुछ बच्चों से मेरा ये भी अनुरोध है कि भी देखो, आप व्यू कर रहे हो वीडियो को, तो व्यू करने के बाद में लाइक ज़रूर कीजिए या फिर अनलाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैंने इसलिए आपको एक नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था कि भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इतने व्यू जाने के बाद में भी लाइक नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे साझा कीजिए भी हमें ये प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से हम लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वो कमी, ताकि मैं भी सुधार पाऊँ। तो धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल के दिन एक नए चैप्टर के साथ, राजस्थान में अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी की नदियों के साथ में आएंगे। तब तक घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।